हेलो बच्चों। तो आज बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन का तीसरा टाइप। कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन का पहला टाइप क्या बताया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के जो फिजिकल स्टेट थी उनके बेसिस पे लिया था, जिसमें 8 टाइप के कोलॉइड थे, याद आ गया होगा। फिर हमने दूसरा लिया था कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसके आधार पर कोलॉइड्स के टाइप लायोफिलिक और लायोफोबिक लिया था। अब एक और टाइप होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा, तीसरा टाइप है। ये तीसरा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बेसिस पे बेटा कितने टाइप के कोलॉइड होते हैं, इनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। बहुत ही आसान है, कोई टफ चीज है नहीं। तो एक काम कर लेते हैं बेटा, इसमें 3 टाइप के कोलॉइड होते हैं। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के टाइप के बेसिस पे 3 टाइप के कोलॉइड होते हैं और तीनों के एग्जाम में आने के चांस मैक्सिमम होते हैं। एक होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, एक होता है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड, अब एक बेटा होता है एसोसिएटेड कोलॉइड। 3 टाइप के कोलॉइड होते हैं, तीनों के बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन गलत होना तो नहीं चाहिए। वैसे अब तुम नहीं ठीक से पढ़ के जाओगे तो गलत भी कराओगे। तो पहला बेटा हमने लिया मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। पहला बेटा होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। अब ये बेटा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड क्या होता है जरा आप समझिएगा। आपको पता है कि कोलॉइडल पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो पार्टिकल साइज रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो बेटा अगर आपके पास कोई पार्टिकल्स हैं, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, हैविंग साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। अगर बेटा पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो कोलॉइडल सॉल्यूशन तो होगा नहीं, है ना। ये तो नॉन कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा, है ना। ये तो नॉन कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। अगर 1 नैनोमीटर से कम पार्टिकल का साइज तो भैया वो तो ट्रू सॉल्यूशन में आएगा ना, वो तो ट्रू सॉल्यूशन में आएगा। अब लेकिन क्या होता है, अगर यही बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, अगर वो एग्रीगेट हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं, वंडरवाल फोर्स वाला से आपस में जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद कोलॉइडल साइज का पार्टिकल फॉर्म कर लें, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी का मतलब है मेनी, और मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल बहुत सारे हो, मॉलिक्यूल की जगह पार्टिकल भी बोल सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, बहुत सारे पार्टिकल लिए जिनके साइज 1 नैनोमीटर से कम है, अब इनको बेटा मैंने क्या कर दिया, इनका एक एग्रीगेट ले लिया, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिए, n पार्टिकल्स हैविंग साइज लेस देन 1 नैनोमीटर लिया, और ये इन पार्टिकल्स को बेटा मैंने क्या किया, एग्रीगेट कर दिया। एग्रीगेशन हो गया मतलब आपस में ये जुड़ गए, सभी पार्टिकल आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद एक कोलॉइडल साइज का पार्टिकल बना ले, जैसे ऐसे। ये जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं इनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, लेकिन ये जो ओवरऑल पार्टिकल है इसका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में अगर आ जाए। अंदर वाले पार्टिकल का साइज तो 1 नैनोमीटर से कम था, ये पार्टिकल जो है ये बेटा लेस देन 1 नैनोमीटर है। लेकिन जब बहुत सारे पार्टिकल्स ने आपस में एग्रीगेट बना लिया, ये आपस में एग्रीगेशन कर लिए ये, और एग्रीगेट बनाने के बाद एक बड़े साइज का बिगर मॉलिक्यूल बन गया या बिगर पार्टिकल्स बन गया, और ये बिगर पार्टिकल जो है किस साइज का है, वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में आ जाए, तो इसी को बेटा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड कहते हैं। मतलब पार्टिकल का साइज पहले 1 नैनोमीटर से कम था, फिर बहुत सारे पार्टिकल आपस में एग्रीगेट किए, है ना, बाय सम मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से, और बहुत वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वैसे, और आपस में कंबाइन करके एक बड़े साइज का पार्टिकल बना लिए, उसी को बेटा क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, है ना, व्हेन पार्टिकल्स with
साइज लेस देन 1 नैनोमीटर एग्रीगेट्स, आपस में जुड़ते हैं, मतलब एग्रीगेट्स टू फॉर्म अ लार्ज साइज कोलाइडल पार्टिकल, a large size colloidal particle, it is called multimolecular colloid, it is called multimolecular colloid। अब इसी को बेटा हम लोग multimolecular colloid के नाम से बोल देंगे। जब ये कोलाइडल पार्टिकल बन जाएंगे तो इनको सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके डिस्पर्सन मीडियम उसमें डिसॉल्व करके हम जो कोलाइड चाहे बना लें। इसके एग्जांपल में आप एक पॉइंट याद रखिए, गोल्ड का के कुछ कोलाइड बेटा होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, और सल्फर का कोलाइड जो होता है एस8 कोलाइड, एस8 मॉलिक्यूल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। एस8 मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है, लेकिन जब सैकड़ों एस8 के मॉलिक्यूल, हजारों मॉलिक्यूल एस8 के आपस में कंबाइन करके एक पूरा एग्रीगेट बना लेंगे तो उसका साइज होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में आ जाएगा, और उसी को हम लोग मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड बोले। 2 एग्जांपल भी याद रखिए आप। सल्फर का कोलाइड मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड होता है, एग्जाम में आ चुका है। गोल्ड का कोलाइड भी मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड होता है, ठीक है। तो ये तो हमने पहली बात बताई बेटा कि मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होते हैं। अब भाई साहब हम क्या लेने जा रहे हैं, दूसरी वैरायटी पे आते हैं। अब हम दूसरा लेने जा रहे हैं, उसका बेटा नाम है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। अब दूसरे वालों का नाम है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। सेकंड लेते हैं, दूसरे टाइप में लेते हैं मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड, अच्छा मैक्रो के नाम से ही तुम्हारी समझ में आता है कि ये बड़े साइज की कोई चीज होगी ना। बड़े साइज का मतलब पहाड़ से थोड़ी मतलब है मैक्रोमॉलिक्यूलर। अच्छा मैक्रोमॉलिक्यूल किसको बोलते हैं पता है? जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, इन सबको मैक्रोमॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि इनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का साइज काफी बड़ा होता है। अगर देखो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का साइज या इंडिविजुअल पार्टिकल का साइज कोलाइडल साइज में ऑलरेडी आ रहा हो तो उसी को मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। मतलब द substances with particle size या मॉलिक्यूलर साइज कह सकते हो। पार्टिकल साइज की जगह हम मॉलिक्यूलर साइज भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर to 1000 nanometer are called मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। मतलब इसमें मॉलिक्यूल को बेटा आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं जैसे मल्टीमॉलिक्यूलर में हुआ था। इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में आएगा, उसी को मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप कोई भी लिख सकते हो। बायोमॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये तो नेचुरल वाले हो गए, एंजाइम्स हैं। इसके अलावा बेटा पॉलीमर्स भी आ सकते हैं, जो ह्यूमन मेड पॉलीमर्स होते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। वो मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड में आते हैं क्योंकि इनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का साइज ही 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा चुका हूं मैं। बायोमॉलिक्यूल के दोनों लेक्चर भी हम YouTube पे अपलोड कर चुके हैं। तो जैसे हम जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे थे तो बेटा उसमें मैंने बताया था, मान लो आपके पास सेलुलोज का मॉलिक्यूल है तो सेलुलोज के एक मॉलिक्यूल में 1000 से 3000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। इसका मतलब सेलुलोज के एक मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में अपने आप आएगा। मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, काफी हाई होगा। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर मास बेटा जो होता है वो भी काफी हाई होता है। मॉलिक्यूलर मास भी हाई होता है और इंडिविजुअल पार्टिकल साइज काफी बड़ा होता है। तो इन्हें हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। बात समझ में आ गई? अगर किसी सब्सटेंस का, अगर किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल का साइज या पार्टिकल का साइज ऑलरेडी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है
तो उन्हीं को बेटा हम लोग मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहते हैं, उन्हीं को हम लोग मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल याद रखना, बायोमोलिक्यूल्स जितने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब फैट वेट सब आ जाएंगे इसमें, और आर्टिफिशियल में पॉलीमर्स भी आ जाएंगे। तो ये बेटा दूसरे टाइप का कोलाइड भी आपने पढ़ लिया। अब तीसरा वाला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला जो होता है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे बेटा बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों के, हालांकि जितने भी कोलाइड आप पढ़ते हो सब हम लोगों के यूज के होते हैं। हम लोगों की बॉडी में जितने भी फ्लूइड हैं, एंजाइम्स हैं, सब क्या है, कोलाइड है। जो चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हो क्या है, कोलाइड है। ये इंक से मैं लिख रहा हूं, ये भी कोलाइड है, दूध भी कोलाइड है, जितना खाना पीना खाते हो सब कोलाइड है, जितनी मेडिसिन खाते हो ज्यादातर कोलाइडल सोल्यूशन होती हैं या कोलाइड के फॉर्म में होती हैं। कोलाइड का मतलब ये थोड़ी कि हमेशा वो लिक्विड फॉर्म में ही हो, सॉलिड भी हो सकता है ना। तो एसोसिएटेड कोलाइड क्या होते हैं जरा ये समझिए आप, ठीक है। तो बेटा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम लो कंसंट्रेशन में उनका सोल्यूशन बनाएं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका अगर हम लो कंसंट्रेशन में सोल्यूशन बनाएं तो वो कोलाइड की तरह काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें तो कोलाइडल सोल्यूशन की तरह काम करने लगते हैं। उन्हीं को बेटा एसोसिएटेड कोलाइड बोलते हैं। सर्टेन सॉल्यूशंस आर नॉन कोलाइडल एट लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन में बेटा वो कोलाइड की तरह काम नहीं कर रहा है, बट अगर हम उसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, बट एट डेफिनिट कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन की मिनिमम वैल्यू कुछ होगी, बता देंगे बाद में भी, बट एट डेफिनिट कंसंट्रेशन दिस सोल्यूशन बिकम्स कोलाइड। वो सोल्यूशन बेटा कोलाइड की तरह काम करने लगता है, तो उसी को हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। कंसंट्रेशन अगर आपने सोल्यूशन का कम रखा तो वो कोलाइड की तरह काम नहीं करेगा, और कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया, डेफिनिट कंसंट्रेशन पे ले आए उसे, तो कोलाइड की तरह काम करने लगता है। उसी को एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अच्छा, मान लिया आपको कपड़ा साफ करना है, आपके पास एक कोई आपका हैंकी है, रुमाल समझते हो ना, इसको आपको धुलना है, साफ करना है, बहुत गंदा है, साफ करना है। तो पहले इसमें पानी वानी डाला आपने, फिर आपने क्या किया, सोप लिया थोड़ा सा, ये सोप का केक है, सोप बार है, तुमने क्या किया, बहुत थोड़ा सा सोप लगा के धुलना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि इतना कॉमन सेंस सबको होता है कि कितना सोप इसमें लगाना है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा घिस डालोगे। एक रुमाल साफ करने के चक्कर में पूरा ये साबुन का, ये पूरा साबुन तो इस्तेमाल नहीं कर लोगे, तो आपको पता है कि कितना मुझे इस्तेमाल करना। आपने क्या किया, थोड़ा सा एक बार इस पे लगाया और रुमाल साफ करना स्टार्ट कर दिया, नहीं साफ होगा। अब आप क्या करोगे, जाहिर से बात, झाग भाग नहीं बनेगा तो तुम थोड़ा सा साबुन और लगाओगे। जब साबुन थोड़ा और लगाओगे तो थोड़ा रगड़ा उगड़ोगे तो झाग भाग बन जाएगा, फ्रॉथ बन जाएगा, फोम बन जाएगा, और तब वो रुमाल साफ होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब अगर आप साबुन को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करोगे तो ये कपड़ा नहीं साफ होगा, क्योंकि जब कम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो वो लो कंसंट्रेशन पे होगा और वो कोलाइड की तरह काम ही नहीं करेगा। कपड़ा तभी साफ होगा जब सोप कोलाइड की तरह काम करेगा। तुमने थोड़ा सा ज्यादा साबुन लगा दिया, थोड़ा ज्यादा का मतलब नहीं पूरा तुम लगा डालो, वो तुम्हें इतना तो आइडिया होता है, तो आपने 2-4 बार इसमें लगाया और थोड़ा सा रुमाल लिया और थोड़ा रगड़ा वगड़ा, साफ हो गया। इसका मतलब उस कंसंट्रेशन पर वो कोलाइडल सोल्यूशन बन गया था और आपका जो कपड़ा था, जो रुमाल था, वो साफ हो गया। इसका मतलब कपड़े को धुलने के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, या मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। उससे कम करोगे तो कपड़ा नहीं साफ होगा। क्यों नहीं साफ हुआ, इतनी भी कंजूसी मत करना, क्योंकि बहुत लो कंसंट्रेशन पे वो जो सोप होगा या डिटर्जेंट होगा वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाएगा, और कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाएगा तो बेटा वो फिर आपके कपड़े को साफ भी नहीं करेगा। तो एसोसिएटेड कोलाइड का बेटा जो बेस्ट एग्जांपल होता है
वो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होते हैं। इसके बेटा जो एग्जांपल्स होते हैं वो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होते हैं। ये इसके बेस्ट एग्जांपल है। इन्हें सर्फेक्टेंट्स भी कहते हैं, है ना। सोप्स एंड डिटर्जेंट को सर्फेक्टेंट्स भी कहते हैं, सरफेस पे जो काम करते हैं। तो ये बेटा सोप एंड डिटर्जेंट हो गए। तो अगर कोई सोल्यूशन लो कंसंट्रेशन पे कोलाइडल की तरह काम ना कर रहा हो, लेकिन कंसंट्रेशन एक मिनिमम अमाउंट में कर देने पर काम करने लगे, तो उसी को बेटा क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड बोलते हैं। उसी को एसोसिएटेड कोलाइड बोलते हैं। अब एक बात बताते हैं, सोप क्या होते हैं, पहले इनके बारे में थोड़ी बात कर लें। जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, उनके जो सोडियम सॉल्ट होते हैं उन्हें सोप बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया आप सामने ये लिखा है R और ये लिख दिया बेटा CONA, ये सोप है। हालांकि यहाँ पोटेशियम भी लगा सकते हैं, लेकिन पोटेशियम लगाओगे तो वो टॉयलेट सोप होगा, नहाने वाने के काम में आते हैं। जो कपड़ा धुलने का काम आता है वो सोडियम सोप होता है। ये R जो है, इसमें कार्बन का नंबर 15, 16, 14 ऐसे हो सकता है। अब मान लिया बेटा हमने ऐसे ले लिया CS3, यहां लिख दिया आपके पास मैंने, यहां लिख दिया हमने CS2 और ये बेटा लिख दिया हमने यहाँ पे 16 और ये लिख दिया हमने, चलो 15 ले लिया और ये लिख दिया हमने CONA, ये Na प्लस है, CO माइनस है, तो 15 कार्बन ये हो गए, एक कार्बन ये हो गया 16, एक कार्बन 17 हो गया। स्टेरिक एसिड, इसका नाम है सोडियम स्टीरेट। ये स्टीरिक एसिड है, इसका नाम है सोडियम स्टीरेट बोलते हैं इसे। पामिटिक एसिड लेना है तो यहाँ 15 कार्बन कर देते हैं, सोडियम पामिटेट बोल देते हैं उसे। तो ये सोप है। तो सोप के मॉलिक्यूल में ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है वो तो कार्बन की चेन है, इसे हम हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है वो पोलर पार्ट है। हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को नॉन पोलर पार्ट भी कहते हैं, और ये वाला पार्ट जो है वो पोलर पार्ट है। क्या नॉन हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो, ये पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट जो होगा बेटा ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आयनिक पार्ट है ना। तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये बेटा जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, आपको मालूम है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं ना, पढ़ चुके हो तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है बेटा ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर से दूर भागता है। और ये आयनिक पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक है, इसका मतलब ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये सोप का एक मॉलिक्यूल है। और सोप के मॉलिक्यूल को बेटा दिखाने का एक ऐसा इस तरह का तरीका होता है। सोप मॉलिक्यूल को दिखाने का यार इस तरह का एक तरीका होता है। ये पूरा लॉन्ग चेन है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया। ये जो लॉन्ग चेन है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसमें कार्बन एटम होंगे, और ये जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो ये सोप का एक मॉलिक्यूल है। लेकिन बेटा जब आप सोप का एक मिनिमम कंसंट्रेशन लेते हो तो इस तरह के सोप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। कम से कम 100 मॉलिक्यूल से ऊपर ही होंगे, 100 से कम नहीं होते हैं। याद रखना, जनरली 100 से ऊपर ही होते हैं, 100 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान सुना, ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डेफिनिट कंसंट्रेशन पर क्या करते हैं, आपस में एक एग्रीगेट बनाते हैं। और एग्रीगेट बनाने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। हालांकि हम तो थोड़े ही बनाएंगे, लेकिन कम से कम 100 मॉलिक्यूल्स तो सोप के आते हैं, इस तरह के आते हैं। सारे हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होते हैं एक तरफ रहते हैं, अंदर की तरफ रहते हैं। और ये बेटा जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये आउटवर्ड रहता है। बताते हैं क्यों? क्योंकि ये वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होगा ना। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, CONA। तो ये बेटा हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया और ये कार्बन चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक हो गई, वगैरह वगैरह बना ही लोगे, उसमें क्या है। इस तरह से बेटा मैंने बना दिया। हालांकि 100 से ऊपर होने चाहिए, हमने कुछ बना दिया। ये एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को बेटा नाम देते हैं मिसेल। कभी कभी आयनिक मिसेल भी कह सकते हो, क्योंकि लास्ट में आयन से तो आयनिक मिसेल भी कहा जाता है। तो ये मिसेल बन गई, MICELLE को मिसेल बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सोप का एक डेफिनिट कंसंट्रेशन लोगे या मिनिमम कंसंट्रेशन लोगे
तो उस पे सोप के जो होंगे सैकड़ों मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक एग्रीगेट फॉर्म कर लेंगे। उस एग्रीगेट को क्या बोलते हैं? मिसेल। और सोप कपड़ा तभी साफ करेगा, उसकी क्लींजिंग एक्शन तभी आएगी जब ये मिसेल बन चुकी होगी। तो सोप के मॉलिक्यूल ने मिसेल बनाया, ये हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट है, इनसाइड रहते हैं, और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये आउटसाइड रहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ वाटर आना ही आना है, बाद में वाटर आएगा। अब समझ जरा क्या होगा। मिसेल बनने के लिए बेटा एक मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए, उस कंसंट्रेशन को बोला जाता है सीएमसी। सीएमसी का बेटा मतलब होता है क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन कहते हैं इसे। ये वो मिनिमम कंसंट्रेशन है, सुन लीजिए, ये सोप का वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जिस पर मिसेल फॉर्म हो जाती है। अगर इससे कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे तो मिसेल नहीं बनेगी। इसका मतलब है इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन, इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, ये डिटर्जेंट भी हो सकता है, सोप सॉल्यूशन एट विच मिसेल इज फाउंड, जिस पर बेटा मिसेल बन जाए, एट विच मिसेल इज फाउंड, जिस पर मिसेल बन जाती उसी को क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन कहते हैं। अब तुम कहोगे सर इसको किस में मेजर करते हैं, ये कितने कंसंट्रेशन किस में नापते हैं, बताओ जरा। मोल पर लीटर में? कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर में नापा जाता है। तो जो सीएमसी की वैल्यू बेटा नॉर्मली होती है वो 10 टू पावर -4 से 10 टू पावर -3 मोल पर लीटर होती है। 10 टू पावर -4 से 10 टू पावर -3 मोल पर लीटर होती है। अगर इससे कम आपने लिया, अगर आपने सीएमसी 10 टू पावर -5 कर दिया, नॉर्मल रेंज है, मतलब ये 10 टू पावर -4 से आपने नीचे ले लिया, मतलब कम ले लिया, तो फिर मिसेल नहीं बनेगी। अब ज्यादा ले लोगे तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं, मिसेल तो बन ही जाएगी। ज्यादा ले लोगे तो बन जाएगी, लेकिन मिनिमम तो 10 टू पावर -4 हो गया बेटा। नॉर्मल रेंज बताई मैंने, ये नॉर्मल रेंज है। अब 10 टू पावर -2 ले लोगे तब भी बनी जाएगी, लेकिन 10 टू पावर -4 से कम नहीं ले सकते। आप 10 टू पावर -6 नहीं ले सकते, 10 टू पावर -5 नहीं ले सकते। अगर लिया तो फिर मिसेल नहीं बनेगी, ध्यान रखना। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। कैसे न्यूमेरिकल आएगा? आपको किसी सोप का फार्मूला दे देगा, और सोप का फार्मूला देने के बाद क्या करेगा, उसकी कंसंट्रेशन दे देगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे देगा। अब वो कहेगा विल इट फॉर्म मिसेल, क्या ये मिसेल बनाएगा, कहेगा क्या ये मिसेल बना सकता है कि नहीं बना सकता है ना। अब जैसे मान लिया आपको कोई ऐसा एक सोप दे दिया, उसने कहा आपके पास ये लिखा हुआ है CH3 CH2 होल 13 और ये लिखा है CONA, ये सोप है। और उसने आपसे कहा बेटा कि इसका आपके पास 2% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन है। उसने कहा इस सोप का 2% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन है। किताब में सवाल नहीं मिलेगा, ढूंढना मत, तो नया सवाल अभी बनाया जा रहा है ना। उसने कहा सोप का फार्मूला दे दिया, उसने कहा इसका 2% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है। आप बताइए क्या ये मिसेल बनाएगा, क्या इस कंसंट्रेशन पे ये मिसेल बनाएगा? तो भैया वेट बाय वॉल्यूम दिया है, वेट बाय वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो मोलरिटी निकालनी पड़ेगी ना। और जो डेंसिटी है बेटा सॉल्यूशन की, वो हम दे देते हैं यहां पर 0.9 ग्राम पर ml। अब उसने कहा क्या ये मिसेल बनाएगा? तो बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको पहले मोलरिटी निकालनी पड़ेगी। अगर वो मोलरिटी 10 टू पावर -4 से 10 टू पावर -3, मतलब 10 टू पावर -4 से ज्यादा आई तो मिसेल बना लेगा। 10 टू पावर -4 से कम नहीं आना चाहिए, तो आप मोलरिटी तो निकाल ही लोगे ना। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया है, तो मैंने तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था 10 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताया था ना, इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अभी तुम करना, हम थोड़ी करने जा रहे, मैंने अपने मन से लिख दिया। यहाँ 10 लिख दिए, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट 2 है तो यहाँ 2%, यहाँ 2 लिख दिए, डेंसिटी 0.9 दिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ के यहाँ लिख दिए, मोलरिटी आ जाएगी। अगर ये मोलरिटी 10 टू पावर -4 से ज्यादा आती है तो मिसेल बन जाएगा।
अगर ये मोलरिटी 10⁻⁻⁴ से कम आई तो मिसल नहीं बनेगा। तो इस तरीके का सवाल भी आ सकता है, तुम एग्जाम में देख के घबरा जाओगे, तुमको लगेगा कि कहां सवाल आ गया नया। ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट मोलरिटी देके भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। अब डायरेक्ट मोलरिटी देके पूछेगा तो बेकार सवाल हो गया, क्यों तुम सॉल्व करोगे? तो खाली वहीं से कंपेयर कर लोगे 10⁻⁻⁴ से ज्यादा है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेटा इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, याद रखना। एसोसिएटेड कोलाइड इसे बोला जाता है क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। अब सुनो जरा, एक बात और भी होती है, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि सोप एक मिनिमम टेम्परेचर पे काम करता है। कपड़ा साफ करने के लिए आपको एक बेटा मिनिमम टेम्परेचर भी चाहिए, मालूम है क्यों? अच्छा, जैसे मान लिया आप उसमें जाड़े में कपड़ा वपड़ा साफ करते हो ना, तो जब जाड़े में कपड़ा साफ करते हो तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जाड़े में पानी के टेम्परेचर होता है लो, तो लो टेम्परेचर पर भी मिसल जल्दी नहीं बन पाती है। इसलिए जाड़े में भी क्या करता है, थोड़ा सा आपको पानी गर्म करना पड़ता है। आजकल तो खैर ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई कि पानी अपने आप गर्म कर लेती हो, आप उसमें टेम्परेचर सेट कर लिया, अपने हिसाब से वो गर्म पानी कर लेगी, जितना इस्तेमाल करना होगा कर लेगी, है ना। 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 65 सेंटीग्रेड, 95 सेंटीग्रेड तक भी करती है। तो आजकल तो मशीनें जो आ गई हैं उनमें तो खैर वाटर हीट करने का भी ऑप्शन हो गया है। लेकिन पहले जमाने में क्या करते थे लोग, है ना, जब जाड़े में कपड़े धुलते थे, जैसे चादर वादर, खास करके मोटे कपड़े, तो थोड़ा उसमें गर्म पानी में डालते थे। क्यों डालते थे? उसका रीजन यही था क्योंकि ये मिसल फॉर्मेशन के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। उस मिनिमम टेम्परेचर को बेटा क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, KRFT है। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन, इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन एट विच मिसल इज फाउंड। मिसल बनने के लिए बेटा एक आपको मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए, मिसल इज फाउंड। आमतौर पे ये 30 से 40 सेंटीग्रेड होता है, मतलब 25 सेंटीग्रेड से ऊपर ही मानता है। जनरली ये 25 सेंटीग्रेड से ऊपर होता है मिसल बनाने के लिए। तो क्राफ्ट टेम्परेचर जो है बेटा, ये वो टेम्परेचर है जिस पर मिसल फॉर्म होती है। 25 सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए, तो मिसल आराम से बन जाएगी, वरना दिक्कतें तो आएंगी फिर। तो दो चीज आप याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन क्या होता है? CMC, मतलब वो कंसंट्रेशन सोप का जिस पर मिसल बन जाए, और क्राफ्ट टेम्परेचर वो होता है जिस पर मिसल बन जाए। इसलिए साबुन से अगर आपको कपड़े धुलने हैं तो एक मिनिमम टेम्परेचर भी चाहिए होता है, और साबुन का एक मिनिमम कंसंट्रेशन भी आपको चाहिए होता है। मिनिमम कंसंट्रेशन भी चाहिए होता है और मिनिमम आपको टेम्परेचर भी चाहिए होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा सवाल उठता है कि सोप काम कैसे करता है? तो ये तो यार क्लास 10 से तुम पढ़ते चले आ रहे हो। सोप का जो क्लींजिंग एक्शन है वो तो आप लगातार पढ़ते ही चले आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं थोड़ा, ऐसा नहीं है ना। सोप कैसे काम करता है? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मतलब कैसे सोप काम करता है। देखो, जो मैल होता है, गंदगी जो होती है, वो जानते हो क्या होता है? बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो ग्रीस होती है, ग्रीस लाइक मटेरियल होता है, या आयल्स होते हैं, आयल्स होते हैं, प्लस इसमें थोड़ी डर्ट होती है, कोई डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ऑयली कंपाउंड होते हैं, ग्रीस लाइक मटेरियल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। जब ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो बेटा वही क्या है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मैल है, बोलते हैं मैल साफ कर रहे हैं कपड़े का। तो जो गंदगी होती है वो ग्रीस, ऑयल और डस्ट पार्टिकल सब होते हैं। ये ब्लैक कलर का है ना, ये ब्लैक कलर का आपको, ब्लैक या डार्क कलर का आपको है ना एक सब्सटेंस बन जाता है, उसी को मैल कहा जाता है। ऐसा बन गया और कपड़ों पे जमा होता है, खास करके कॉलर वॉलर के नीचे जल्दी, जहां पे पसीना वसीना आता है ना, वहां पे जल्दी जमा हो जाता है। तो आपका मकसद क्या है? जो ऑयल और डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो कपड़े से साफ हो जाए, ये जो मैल है वो कपड़े से साफ हो जाए। और आपको मालूम है ये ग्रीस, ऑयल जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, आग्नि कंपाउंड है ना ये भाई साहब आग्नि कंपाउंड है, तो ये हाइड्रोफोबिक तो होने ही होना इनको है। तो इसका मतलब ये वाटर की तरफ तो अट्रैक्ट होंगे नहीं। तो जब हम कपड़े पे साबुन लगाते हैं तो होता क्या बेटा, जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये मिसल का हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना,
और यहाँ पे जो इसका ये पोलर पार्ट होगा, समझ जाओ, ये पोलर पार्ट होगा, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो ये जो ग्रीस और ऑयल होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो बेटा इसी हाइड्रोफोबिक पार्ट पर क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं। ये जो डस्ट पार्टिकल और ग्रीस ऑयल द्वारा है वो इसी हाइड्रोफोबिक पार्ट पे चिपक जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं। और ये पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से दूर भागे। इधर वाटर है, इधर बेटा क्या है, वाटर है। तो ये जो पोलर पार्ट है वो वाटर की तरफ होता है, और जो गंदगी होती है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट के ऊपर चिपक जाती है। और ये भी याद रखना, सभी के ऊपर ये माइनस चार्ज है। जितने भी सोप के मॉलिक्यूल्स हैं सब पे यहाँ पे माइनस चार्ज होगा ना। तो इस माइनस चार्ज की वजह से ये जो मैल के मॉलिक्यूल होते हैं, गंदगी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एग्रीगेट भी नहीं हो पाते, क्योंकि इनमें CO- ग्रुप में रिपल्सन होता है, तो आपस में गंदगी चिपक भी नहीं पाती है। और आपको मालूम ये पानी से तो दूर भागते ही भागता है। अब क्या है, ये जो पोलर पार्ट है ये वाटर की तरफ सॉल्युबल है बेटा। अब जाहिर सी बात यार, जब कपड़ा आप धुलोगे तो पानी तो बहाओगे, रिंस करोगे ना, रिंसिंग समझते हो ना, पानी के साथ मैल को बहा देना, उसे रिंसिंग कहते हैं, है ना। तो क्या करोगे, जब आपने पहले रगड़ा उगड़ा उसको कायदे से, है ना, या मान लिया वॉशिंग मशीन में ही पड़ा हुआ है, तो वॉशिंग मशीन तो वाटर को ड्रेन करती है ना बाद में मैल को। तो जब वाटर बहेगा तो साथ में हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये मिसल भी क्या होती है, बह करके निकल जाती है। तो जो मैल के पार्टिकल होंगे इसी हाइड्रोफोबिक पार्ट में अटैच होकर के एब्जॉर्ब होकर के वाटर के साथ बह जाते हैं। मतलब मोटी मोटी बात ये है, इससे ज्यादा तुमसे पूछ नहीं सकता, ये तो बहुत ही लो लेवल की बातें हैं, इनसे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है बेटा कि अगर आपको 3-4 सोप दे रखे हैं तो उसमें से बेस्ट सोप कौन होगा जिसकी क्लींजिंग एक्शन सबसे अच्छा होगा। क्लींजिंग एक्शन जो है किसका सबसे अच्छा होगा, ये बेटा डिपेंड करता है। तो पहली बात ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका CMC क्या है, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसेंट्रेशन अगर कम है तो सोप जल्दी साफ करेगा कपड़े को, एक बात तो ये जानते ही हो। अब एक दूसरी बात है बेटा, हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना बड़ा होगा सोप की क्लींजिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, इस पे क्वेश्चन आता है, IIT में तो आ भी चुका है। क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ सोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। इस पर बहुत लाखों रुपए का पॉइंट है, ध्यान रखना। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है उसकी लेंथ पर डिपेंड करती है क्लींजिंग कैपेसिटी उसकी, क्योंकि आपको मालूम है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है डस्ट पार्टिकल को और ऑयल सॉइल को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कराता है। तो जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होगा उसकी क्लींजिंग कैपेसिटी, डस्ट को एब्जॉर्ब करने की पावर अपने आप ज्यादा होगी। जैसे मान लो हमने आपसे कहा कि आपके पास बेटा एक सोप ऐसा है, हमने आपसे कह दिया आपके पास एक सोप ऐसा है CO-, दूसरा सोप बेटा ऐसा है CS3 CS2 होल थ्राइस CO-। अब आपसे पूछेगा किसकी क्लींजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो इसकी। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जिस सोप का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, भैया मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ ज्यादा होगी। तो आप ये भी बोल सकते हो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोप। सोप का मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट भी लंबा होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ ज्यादा होगी तो वो ज्यादा डस्ट पार्टिकल को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करा लेगा, ज्यादा मैल साफ करेगा। तो क्लींजिंग कैपेसिटी जो होती है ना वो हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ पे भी डिपेंड करती है। ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है। इसमें बेटा 17 कार्बन है, इसमें आपके पास 15 कार्बन है, तो इसकी क्लींजिंग कैपेसिटी ज्यादा, उसकी क्लींजिंग कैपेसिटी कम है। ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेटा कि एसोसिएटेड कोलाइड क्या होता है, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होता है और मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड क्या होता है। 2 मिनट रिवाइज करा दे तुम्हें। मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड का मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, तो कोलाइड तो होगा नहीं। लेकिन अगर वाइज बहुत सारे मॉलिक्यूल या पार्टिकल आपस में एग्रीगेट बना के कोलाइडल साइज का पार्टिकल बना लेते हैं और फिर वो किसी डिस्पर्सन मीडियम में डिजोल्व होकर कोलाइड बना लें तो उसे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बोलते हैं। सल्फर और गोल्ड का कोलाइड बताया था मैंने, अभी बताया था 10 मिनट पहले।
मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में क्या था, अगर कोलाइडल पार्टिकल का साइज ऑलरेडी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो उसे क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड बोलते हैं। इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, डीएनए, आरएनए, है ना, पॉलीमर्स, ये सब आते हैं। और एसोसिएटेड कोलाइड वो होता है ऐसा सोल्यूशन जो लो कंसंट्रेशन पर उसकी कोलाइड की तरह काम ना करे, लेकिन जैसे कंसंट्रेशन आपने बढ़ाया, एक मिनिमम वैल्यू पे लाए तो कोलाइड की तरह काम करना स्टार्ट कर दे, उसे क्या बोलते हैं बेटा, एसोसिएटेड कोलाइड बोलते हैं। इसके एग्जांपल में सोप्स एंड डिटर्जेंट्स रहते हैं। तो ये हमने तीसरा क्लासिफिकेशन बताया। अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आते जाएंगे, है ना, कोलाइड्स पे चार्ज कैसे डेवलप होता है, उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, उसमें टेंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। फिर उसके बाद कोलाइड्स का प्रेसिपिटेशन टॉपिक आएगा, कोगुलेशन, फिर एक टॉपिक और आएगा प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। मतलब कई सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी बना सकता है, अपने कॉमन सेंस लगा के तुम्हें करना होगा वो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते हैं फैक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स।